हिंदी संचयन कक्षा 9 पाठ 1 गिल्लू। इस कहानी की लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। इस पाठ में लेखिका ने अपने जीवन के उस पड़ाव का वर्णन किया है जहां उन्होंने एक गिलहरी के बच्चे को कौवे से बचाया था और उसे अपने घर में रखा था। लेखिका ने उस गिलहरी के बच्चे का नाम गिल्लू रखा था। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। कौन से जीव का? गिल्लू, जो आज नहीं है। और सोनजूही का अर्थ होता है यह पीले रंग का एक जूही का फूल है, जिसके पेड़ के नीचे, जिस फूल के नीचे उस गिल्लू को उन्होंने दफनाया था। तो उस फूल को देखकर लेखिका को उस जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरतिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। परंतु अब तो वह इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा। अब यहाँ पे लेखिका जी गिल्लू के बारे में याद कर रही हैं, कैसे गिल्लू से उनकी मुलाकात हुई, गिल्लू को उन्होंने बचाया। अब हम समझेंगे। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुएल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। यहाँ पे कौवे के बारे में हो रही है बात। बेचारे, हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, हंस के। उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। कौवे की कर्कश आवाज़ किसी को नहीं लगती, लेकिन जो दूर जो हमारे प्रिय हैं उनके आने का संदेश भी यही कौवे ही देते थे। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं। पहला है जूही। जूही का अर्थ होता है, जूही एक प्रकार का पुष्प है जिसका कलर पीला होता है। अचानक, हरियाली, छोटा जीव, चुपके से छूकर छुप जाना और फिर छूना, विशेष आदर, आदर का अभाव, तिरस्कार, प्रकट, कटु, कानों को न भाने वाली। सब कुछ शब्द हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। मतलब यहाँ पे कौवे के बारे में बात ही कर रही थी कि उनकी नज़र एक गमले में दीवार की संधि, जहाँ से गमला जुड़ा हुआ था, वहाँ पे उन्होंने देखा एक छोटा सा जीव वहाँ पर है। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, मतलब कौवे इसे खाना चाहते हैं। काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेत सा गमले में चिपटा पड़ा था। मतलब अधमरा सा, निश्चेत का अर्थ है अधमरा, बेहोशी की हालत में। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। मैंने उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे मुंह से लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गईं, क्योंकि वो बेहोश था। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी का टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी, सबको आश्चर्य में डालने लगी थीं, सबका मन मोह रही थीं। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मतलब उनका नाम लेखिका ने रखा गिल्लू। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वह 2 वर्ष
गिल्लू का घर रहा। मतलब गिल्लू कितने वर्ष तक उसमें रहा? 2 वर्ष तक, क्योंकि गिलहरियों की उम्र 2 वर्ष से कम ही होती है, 2 वर्ष से अधिक गिलहरियों की उम्र नहीं होती। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच की मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखती थी तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसे एक अच्छा उपाय खोज निकाला। क्या किया उसने लेखिका को आकर्षित करने के लिए? वह मेरे पैर तक आकर शर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे जाने पर कमरा बंद ही रहता। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से यह नित्य क्रम हो गया। आपने देखा बच्चों, एक छोटा सा जीव जिसको आज़ाद करने के बाद भी वह लेखिका के पास ही आता था। क्यों? क्योंकि लेखिका से उसे इतना प्यार मिल रहा था। ये है लेखिका और यहाँ देखो ये है गिल्लू। ये लेखिका के साथ नाश्ता कर रहे हैं। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मतलब दिन भर वह बाहर रहता था सबके साथ और उसके बाद शाम को अपने लेखिका के पास आ जाता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। क्यों? क्योंकि गिल्लू जो है लेखिका के साथ ही खाता था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। तो गिल्लू को क्या पसंद था? काजू। और कई दिन काजू न मिलने पर अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता, फिर किसी दूसरे को देखकर उसे तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उससे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। उनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मतलब लेखिका के अलावा उसे कोई और देता था, वह काजू को इतने पसंद से नहीं खाता था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहा कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगने लगता। परिचारिका का अर्थ होता है सेविका। गर्मियों में जब मैं दोपहर का काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था।
वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, जैसा मैंने आपको बताया। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने कुछ न खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसे अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। वह ये सब क्यों कर रहा था? क्योंकि उसे आभास हो गया था कि उसका जीवन खत्म होने वाला है। पंजे उसके इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता का अर्थ होता है गर्मी। यहाँ आप लोग गर्मी लिख लो, उष्णता मतलब गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। मतलब सवेरे होते ही वह उसका जीवन खत्म हो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों को नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती हैं और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, मतलब उसे वहाँ पे दफनाया गया है। इसलिए भी उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, मतलब किसे? लेखिका को। इसलिए भी कि उस लघुघात का किसी वासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद।